Assalamu alaikum. I am Muhammad Daniel Said. I am a student of industrial engineering, and presently I am working with Bilal Consultancy, and I am heading this edutainment series in which we take the interviews of the titans of the industries in Pakistan. So thank you for giving opportunity and time. So do we start? Yeah, we can start, please. मिस्टर मुदस्सिर हुसैन साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने आप को ज़रा इंट्रोड्यूस कराएं, अपने बारे में ज़रा बताएं, अपनी पोर्टफोलियो के बारे में ज़रा ब्रीफ करें थोड़ा सा ऑडियंस को। जी, मेरा नाम मुदस्सिर हसन है और मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कराची से की है, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। मेरा सेशन जो था वो 2001 से 2005 का था। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो इंडस्ट्री ज्वाइन की वो क्रिसेंट बहुमान लिमिटेड थी और वहाँ मैंने 2.5 साल काम किया और वहाँ से मैंने अपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का आगाज़ किया और वहाँ से मैंने बहुत कुछ लर्न किया। सारी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जितनी बेसिक्स थी वो मैंने वहाँ से लर्न की और उसके बाद मैंने मूव करने का सोचा दूसरी इंडस्ट्री में, ताकि जो कुछ सीखा है उसको दूसरी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मेरा टोटल कैरियर जो है वो 16 से 17 साल का है और इस 16-17 साल में मैंने जो 2.5 साल में CBL से सीखा था वो मैं जहाँ पे भी गया हूँ उस इंडस्ट्री में मैंने जाके उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की है। तो उसके बाद मेरा कैरियर आगे ग्रो हुआ, तो मैंने आर्टिस्टिक मिलीनियर्स को ज्वाइन किया और वहाँ से फिर मैंने मूव किया US अपैरल के अंदर, वहाँ मैंने काम किया। US अपैरल से फिर मैंने इंटरलूप ज्वाइन की और इंटरलूप में मैंने 7 साल काम किया। उसके बाद फिर मेरा जो सफ़र है वो MTM और फिर दोबारा CBL पे आके ख़त्म हुआ है। अभी मैं CBL में एज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस एक्सीलेंस को लीड कर रहा हूँ। तो कैसे आपने FSC जब आपकी कंप्लीट हुई तो किस तरह आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की तरफ आए और किस तरह आपने ये फील्ड चूज की? किसी ने आपको सजेस्ट किया या ये आपकी एक स्टडी थी इसके बारे में? बेसिकली मैंने जब इसका टेस्ट दिया था तो मेरा ये प्लान था कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग में जाऊंगा, लेकिन मेरा केमिकल इंजीनियरिंग में मेरिट नहीं बन सका तो मेरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मेरिट बन गया। अब जब मैंने पहले 2-3 माह गुजारे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है ये तो केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा जो है ना वो वर्दी है। तो मैंने फिर इसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया और इसके 8 सेमेस्टर्स में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी CGPA थी वो बहुत बेहतरीन थी, 3-3.5 से ऊपर थी। और उसके बाद मैंने जो ही मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो मैंने फॉरेन इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। मुझे ऑफर्स थी, तो टेस्ट हुआ, वहाँ पे आके यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर्स आई तो मैंने फिर ये इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। ठीक, तो किस तरह देखते हैं आप पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्कोप को? क्या आप समझते हैं कि किस तरह का स्कोप है पाकिस्तान में और क्या वैल्यू है एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर की? स्टार्ट में अगर आप देखें तो काफ़ी इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को मुश्किलात थी, क्योंकि ये एक नया कह लें कि डिपार्टमेंट था और इस डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की थी वो थ्योरी पढ़ के आते थे वहाँ से यूनिवर्सिटी से, लेकिन जब ये थ्योरी पढ़ के अब इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडस्ट्री में जाते थे तो वहाँ जाके ये मुश्किलात का सामना इनको होता था। लाइक इनको चैलेंजेस ये आते थे कि जो इन्होंने कहा है उसको प्रूव करना होता था, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता था, कम होता था, तो इस वजह से ये उसको प्रॉपरली प्रूव नहीं कर पाते थे। तो और इनको फिर आगे सिखाया भी नहीं जाता था। तो स्टार्ट में एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट था इंडस्ट्रियल इंजीनियर के लिए, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे कंपनीज ने ग्रो किया है, जैसे इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, मैं इस तरह देखता हूँ कि अब हमारी नीड बन गई है। हमने हर इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को कह लें कि हर जगह पे हर कंपनी में एडजस्ट किया है और एडजस्ट करने के बाद उसने अपने आप को प्रूव किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर है ये पहले के इंडस्ट्रियल इंजीनियर से बहुत स्ट्रॉन्ग है और प्रॉपरली वो काम कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर हर इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो है वो उसको इंडस्ट्री को प्रॉपरली लेके चल रहा है। अब अगर मैं बात करूँ क्रिसेंट बहुमान की, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जस्ट एक सेक्शन रह गया। इसको हमने एनहांस किया है ऑपरेशंस एक्सीलेंस के अंदर, जिसमें हम इसको डिफरेंट सेक्शंस में हमने डिवाइड किया। लाइक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इसके बाद ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन के बाद अगर मैं देखूं तो डिजिटलाइजेशन है, इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर हम काम कर रहे हैं।
और इसके बाद हमारा एक और सेक्शन है जिससे हम कहते हैं लॉस एलिमिनेशन, लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो हमने इसको प्रॉपरली डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करके, सेक्शंस में डिवाइड करके सीपीएल के अंदर इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी जिन लोगों को मैंने सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंडस्ट्री में यही ऐसे ही चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स अब माशाल्लाह पढ़ के आ रहे हैं उनके पास नॉलेज भी है और वो इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। बस कोशिश ये है कि जितना हमने सीखा है उतना हम लोगों के अंदर नॉलेज उनको दे के जाएं, उनको बता के जाएं, ताकि वो आने वाले दौर में एक्सेल कर सके। तो आपने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या, अगर आप एक अगर आप मैनेजर कह लें या एक ऊपर हायर अथॉरिटी के हिसाब से देखें कि आप एक किस तरह देखते हैं कि एक जब स्टूडेंट आपके पास आता है तो आप क्या डिजर्व कर रहे होते हैं या आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज मिनिमम होनी चाहिए? अगर मैं कैपेबिलिटीज के हवाले से बात करूं तो हमारे पास जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आते हैं उनके अंदर सबसे पहले स्किल्स होने चाहिए और उसके बाद उसके पास स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा मैं समझता हूँ कि उसके अंदर एग्रेशन और पैशन होना चाहिए टू लर्न न्यू थिंग्स। ये तीन चीजें जब आपके अंदर होती हैं तो आप कोई भी चीज नहीं सीख सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जितने भी आपके पास MTOs आते हैं हमारे पास, उसमें हम उन लोगों में ये तीन चीजें देख रहे होते हैं। सबसे पहले उसका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, फिर उसके अंदर पैशन कितना है टू लर्न द थिंग्स, और फिर तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि वो बंदा जो है वो उसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज कितना है, वो कितना जो है ना वो अच्छे तरीके से पढ़ के आया है। बस ये तीन चीजें हम देख रहे होते हैं और उसके ऊपर फिर हम उसको ट्रेन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसको हमने देना होता है। फिर हम उसको प्रॉपरली फील्ड के अंदर एक कह लें कि उसको प्रॉपरली हम देते हैं, टाइम देते हैं उसको कि आप सीखें और सीख के इम्प्लीमेंट करें। हम उसको सिखाते नहीं है बल्कि उससे सीखते हैं नॉर्मली, क्योंकि वो आके हमें ये बताता है कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे कौन कौन से काम गलत हो रहे हैं, कहाँ कहाँ वेस्टेजेस ज़्यादा हैं। क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं तो शायद हमारा रोजाना का जो कैजुअल काम होता है उसमें हम लोग नहीं देख पाते। तो जो नया बंदा आता है फिर वो हमें बताता है कि जी हमारे पास कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे लीकेजेस हो रही हैं और वेस्टेज कहाँ कहाँ पे हैं। सही। तो एक स्टूडेंट लाइफ से निकल के एक इंडस्ट्रीज की तरफ जाना और जाके जॉब करना, तो उसको आप क्या देखते हैं? एक स्टूडेंट को क्या डिफिकल्टीज सब फेस करनी पड़ती हैं? क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में? एक स्टूडेंट लाइफ में क्या डिफिकल्टीज, जो डिफिकल्टीज है वो छोड़ के जब बंदा एक इंडस्ट्री में जाता है तो क्या डिफिकल्टीज उसको पेश आती हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जब एक आजकल हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी के सारी जस्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज दे रही हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर जो पीपल मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट स्किल्स जो है ना, ये इंसान के अपने अंदर होती हैं। ठीक है, उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, नेक्स्ट जो आगे जिसके पास वो बंदा जाता है उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज दे रही हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहले थी वो मैं अब फील नहीं करता। जब भी हमारे पास एक स्टूडेंट आता है तो हम कोई 50 से 60 लोगों का इंटरव्यू करते हैं, तो उसमें फिर हम जाके 2 से 3 लोग ऐसे ढूंढ पाते हैं जिनके पास प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज होता है और वो पढ़ के आए होते हैं। तो मेरा एक मैसेज भी है तमाम यूनिवर्सिटीज को और तमाम स्टूडेंट्स को जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को इस वक्त मतलब लेके चल रहे हैं और उसमें वो एक्सेल कर रहे हैं। तो उनके लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ आप जब यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, एज ए स्टूडेंट हैं, तो आप चीज़ों को सीखें और कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा इंटर्नशिप कर सकते हैं इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ सकते हैं, जुड़े, ताकि जब आप इंडस्ट्री में आए तो आपको एक गैप फील ना हो। जो गैप मतलब हम लोग जो मैंने अभी आपको 3 चीज़ें बताई, उस चीज़ों के ऊपर हम जब एक बंदे को देख रहे होते हैं तो उसमें वो तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और वो आए और आके एक्सेल करना स्टार्ट करें, ना कि हम उसको थ्योरी पहले पढ़ा रहे हो फिर हम उसको प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हो। ठीक। तो क्या आप समझते हैं कि क्या गैप्स हैं एक जो नॉलेज दिया जा रहा है और जो नॉलेज चाहिए, क्या गैप आप समझते हैं कि क्या गैप है जो यूनिवर्सिटीज नहीं पूरा कर पा रही? इसमें हमें देखने की जरूरत है कि हम जो आजकल की नीड है, जो कि आजकल की आप कह लें कि इंडस्ट्री की नीड है, वो ये है कि हमने अपने मैनुअल प्रोसेसेस को कम करना है और डिजिटलाइजेशन के ऊपर बेस करना है। रियल टाइम डाटा हमने गेट करना है। रियल टाइम डाटा गेट करने के लिए हमें डिजिटलाइजेशन पे जाना पड़ेगा। तो मेरा तमाम यूनिवर्सिटी से एक मतलब रिक्वेस्ट है कि ये वाला सब्जेक्ट जो है इसको प्रॉपरली पढ़ाया जाए और बाद में इसके प्रैक्टिकल करवाए जाए, और लोगों को बजाय रट्टा लगा के पास करवाना या पास करना
उसके बजाय हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दें। इंडस्ट्री के साथ यूनिवर्सिटीज को जुड़ना पड़ेगा, इंडस्ट्री में उनको विजिट करवाना पड़ेगा और फ्रीक्वेंट विजिट कराना पड़ेगा कि आप कम से कम इन 4 सालों में कोई 16-17 दफा आप कंपनीज को विजिट करें, इंडस्ट्री को विजिट करें और देखें कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं वहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, अब मैं चाहूँगा कि आप जो आपके करंट क्रेडेंशियल्स हैं उनके बारे में बात करें और मुझे बताएं, हमें बताएं कि किस तरह उन्होंने आपको हेल्प किया है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने आपको जो है ना हेल्प किया। इसमें अगर देखें तो सबसे पहले तो हमारे लिए कंपनी की जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब कंपनी कहाँ पे इस वक्त करंट सिचुएशन पे क्या है उसकी, और उसको हमने कहाँ पे लेकर जाना है, ये एक जो दरमियान में गैप है, इस गैप को हमने फिल करना है। उसके लिए जितने भी हम स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इम्प्रूवमेंट करनी है, हमारे जो डेली रूटीन की ऑपरेशंस के प्रोसेस होते हैं हम उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनको इम्प्रूव कर रहे होते हैं, अपने KPIs को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। फिर हम ऑटोमेशन पे काम कर रहे होते हैं कि मैनुअल प्रोसेसेस को हम ऑटोमेट करें और उनको कन्वर्ट करें ऑटोमेशन की तरफ। फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं, जो कि आप कहें कि कस्टमर जो भी हमें चीज़ देता है वो हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, और कितना अच्छा बना के उसको दे सकते हैं, ठीक है, और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जो वो मांग रहा है उसकी मांग के मुताबिक हम उसको बना के दें। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हम लोग डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग मतलब डिफरेंट सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि हम रियल टाइम डाटा ले सकें, ठीक है। और उसके बाद हम इसी तरह लीन मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हैं। डिफरेंट 28 टूल्स हैं जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री के अंदर, तो उससे कंपनी को डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है। और हमारे डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं, और सिर्फ एक कह लें कि थोड़े से लोग ऐसे हैं जो कि हमने ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और हमने वो सुपरवाइजर स्टाफ रखा हुआ है जो कि नीचे लेवल पे काम हमारे कर रहे होते हैं। अदरवाइज ये कि हमने जितने भी मैंने अपनी टीम में लोग रखे हुए सारे इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं या उनका बैकग्राउंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है, उन्होंने सीखा हुआ है। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ जब आप एक स्ट्रॉन्ग कंपनी को लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और कंपनी ग्रो करती है। जी ठीक, तो आप किस तरह देखते हैं कि आपका एक वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स और AD प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब टेक्निक्स को आप किस तरह देखते हैं? आपकी सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ जो है आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक, और किस तरह सजेशंस जो होती हैं वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा देखिए जी। डिफरेंट टूल्स हैं जो कि लीन मैन्युफैक्चरिंग में हमने सीखे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट जो हमारे थे सेंसेस थे उनसे हमने सीखा है, जापान से भी सीखा है, थाईलैंड से भी सीखा है, डिफरेंट कंपनी से हमने सीखा है कि किस तरह हम अपने वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं प्रोसेस से, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हमारा ये है कि हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो लाइज करते हैं वेस्ट के अंदर। जितनी वेस्ट कम करेंगे उतना प्रॉफिट अपना इंक्रीज करेंगे। अब जब हम बात करते हैं वेस्ट को कम करने की तो कुछ KPIs हैं जो हमने बनाए होते हैं, उन KPIs के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं और वो डिफरेंट टूल्स हैं। लाइक जैसे अभी आपने VSM का बोला, तो VSM हमारा एक बेसिक टूल बन चुका है। मतलब कुछ कंपनीज के लिए शायद ये बड़ा टूल हो टू मैप द लीड टाइम, लेकिन हमारे लिए ये जो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है ये एक बड़ा टूल बन चुका हुआ है। हम इसको नॉर्मल रूटीन के अंदर यूज कर रहे हैं और हमारे जितने भी वेस्टेजेस हैं हम उसको काइजन्स के जरिए, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के जरिए, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के जरिए, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग करके और री इंजीनियरिंग करके अपने प्रोसेसेस को हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम पुल सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जस्ट इन टाइम के ऊपर काम कर रहे हैं, जिडोका के ऊपर काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट टूल्स हैं, 5S के ऊपर काम कर रहे हैं। अपने वर्क प्लेस को इम्प्रूव करने के लिए हम डिफरेंट जो टूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये तो मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ आपको लीन के हवाले से। अगर मैं बात करूँ डिजिटलाइजेशन के हवाले से तो हम अपने सारे प्रोसेस को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह CBL के प्लेटफॉर्म से। इसी तरह अगर हम बात करें प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, जो कि प्रॉपरली प्रोडक्ट को री इंजीनियर करता है जब भी हमारे पास कोई क्यूरी आती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के हम अपनी कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
आपने इंडस्ट्री 4.0 की बात की, तो इसको ज़रा काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन करें कि इंडस्ट्री 4.0 से क्या मुराद है? बेसिकली इंडस्ट्री 4.0 को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, कि हम सबसे पहले चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने केपीआईज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, केपीआईज में जो वेरिएशन है उसको खत्म कर रहे हैं, फिर हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं अपनी मशीन्स के साथ, ताकि हमारे पास डाटा रियल टाइम आना स्टार्ट हो जाए। फिर हम उसको कनेक्ट करने के बाद हम उसको डाटा इंसाइट लेना स्टार्ट कर रहे हैं, कि अब हमारे पास डाटा आ गया, अभी हम डाटा के ऊपर इंसाइट ले कि हमारे पास किस तरह का डाटा आ रहा है और इसमें कितनी वेरिएशंस है। फिर हम रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री 4.0 का बेसिक फंक्शन है कि आप अपनी चीज़ों को थ्रू वाईफाई, थ्रू आईओटी चीज़ों को कनेक्ट करें, और कनेक्ट करके उससे पहले अपने आप को गेट ऑर्गेनाइज करें, फिर कनेक्ट करें, फिर इंसाइट लें और फिर इनको इम्प्लीमेंट करें। और यही जो है ना वो हम अपनी इंडस्ट्री में कर रहे हैं, और हम अपने तमाम प्रोसेसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी एक सेक्शन को या एक डिपार्टमेंट को कर रहे हैं, हम अपने तमाम सेक्शंस को इस पे बायोमेट्रिक्स पे या डिफरेंट सॉल्यूशंस जो हैं उस पे लेके जा रहे हैं। कैसे सीपैक आया पाकिस्तान में? थोड़ा सा डिवाइड करते हैं डिस्कशन को। सीपैक पाकिस्तान में आया, सीपैक के आने की वजह से ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं आप, तो किस तरह आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज को क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं और किस तरह क्या चीज़ें जो है पाकिस्तान लैग कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम बात करते हैं लैकनेस की, तो वो ये है कि हमारे पास अभी भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें वेस्टेजेस हमारे पास हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि लेबर हमारे पास सस्ती है। बट ये अब गेम चेंज हो चुकी है, अब हमारे पास लेबर सस्ती नहीं है। हमारी मिनिमम वेज इस वक्त 22,000 के करीब चल रही है, जो कि नेक्स्ट फ्यूचर में ये 25,000 होने जा रही। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है तमाम इंडस्ट्रीज के लिए कि हमने अपने प्रोसेसेस में से वेस्ट को किस तरह खत्म करना है, और किस तरह हमने अपने प्रोसेसेस में से, क्योंकि अब प्राइस तो बढ़ने नहीं जा रही, कस्टमर हमें प्राइस वही देगा जो पहले दे रहा है। ठीक है, अब हमने अपने प्रॉफिट्स कहाँ से निकालने? प्रॉफिट्स निकालने हमने वेस्ट से। वेस्ट को खत्म करेंगे, जो हमने ओवर मैनिंग की हुई होती है उसको खत्म करेंगे, अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करेंगे, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो ही हम जो है वो अपने कह लें बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कंपनियां आगे ग्रो कर सकती हैं। और ये चीज़ हमारी कंपनी में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करने की ज़रूरत है। अभी हम ज़्यादा बंदे रख के और ज़्यादा मैन पावर रख के हम कोशिश कर रहे होते हैं अपने, और बाज़ औक़ात हम ये भी गलती कर रहे होते हैं कि अपने जो वेस्ट है उसको भी ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमने इन चीज़ों से अब कह लें कि छुटकारा पाना है, और हमने एक ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर, पूरी इंडस्ट्री में हमने ये एक मुहिम चलानी है कि वेस्ट को हमने किस तरह कम करना है, ताकि वेस्ट जो है वो हमारा प्रॉफिट खा रही है, उसको कम करके हमने अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। ठीक, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, लेकिन स्टिल दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो वो उस उसको आप उस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि वो क्या चीज़ें क्या करें कि वो इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर सकें मार्केट में? तो इसके लिए मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि हम जो भी हमारे नए इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स आ रहे हैं, उनको पहले इंडस्ट्री में आके प्रोडक्ट नॉलेज लेना है। जो भी वो काम करना चाहते हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले इंडस्ट्री में आए, उस इंडस्ट्री में मार्केट में आप पहले रिसर्च करें और उस काम को पहले सीखें। अगर आप टेक्सटाइल यूनिट लगाना चाहते हैं तो पहले टेक्सटाइल में आके टेक्सटाइल की नॉर्म्स को सीखें, टेक्सटाइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सीखें, उनके प्रोसेसेस को सीखें, और उसके बाद जब आप समझ लें कि मैं आप इंडिपेंडेंट यूनिट लगा सकता हूं, तो फिर आपको उधर जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये सारे रिक्विजिट्स जो मैंने बताए हैं ये पूरे करने लाजमी है। अगर आप बगैर सीखे, बगैर कुछ किए जब आप मार्केट में आते हैं तो उसमें आप स्टार्ट तो आपका बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, लेकिन जब आपको प्राइस उस हिसाब से नहीं मिलती और लोग उस हिसाब से नहीं मिलते, ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं मिलती, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए पहले हमें सीखने की जरूरत है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर है या MBA है या मास्टर्स है, कोई भी मास्टर्स है, वो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो कर सकता है, मतलब वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले उसे सीखना जरूरी है। अगर सीख के आएगा तो वो कामयाब होगा, अगर सीख के नहीं आएगा तो फिर डेफिनेटली उसको तजर्बे करने होंगे और तजर्बों में फिर फेलियर्स भी आते हैं। जी
जैसे डिफरेंट टूल्स हैं, लीन सिक्स सिग्मा हो गया, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग होगी, डीप प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो गया, तो इन सब की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है और इन सब की क्या एक अफादियत है एज अ इंडस्ट्रियल इंजीनियर अगर आप देखा जाए तो? देखें जी, लीन सिक्स सिग्मा की अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अब ऐसे हैं। अगर मैं बात करूं 2006-2007 की, जब मेरा कैरियर का स्टार्ट था, तो उसमें बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि ब्लैक बेल्ट सिक्स सिग्मा थे। अब अगर देखें तो हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने इस पे बड़ा विगरसली काम किया और उसमें एक्सेल किया। बट द थिंग इज कि हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम नॉलेज ले लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उस नॉलेज में फिर हमें कोई फायदा नहीं होता एज एन इंडिविजुअल। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके इस फोरम से कि हम जिन लोगों ने ये लीन सिक्स सिग्मा का कोर्सेज किए हुए हैं, ब्लैक बेल्ट के, ग्रीन बेल्ट के, येलो बेल्ट के, तो वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट्स लें, उसके बेनिफिट्स कंपनी को दें। अगर आपने इंडिविजुअली किया है तो आप, अगर एंटरप्रेन्योर है तो आप अपने कारोबार को फायदा दें। ठीक है, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो नॉलेज ही रहेगा। जब आप उसको कन्वर्ट कर देंगे इम्प्लीमेंटेशन में तो फायदा होगा। इसी तरह जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अगर आप देखें तो हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो चीज लैक करती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हम लोग प्रॉब्लम को टाइम पे सॉल्व ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें प्रॉब्लम, या तो हम अपने एक्सपीरियंस से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर हमारे पास जो कह लें कि करंट उस वक्त सिचुएशन होती है उसके हिसाब से हम फॉरेन डिसीजन ले लेते हैं, रूट कॉज एलिमिनेशन पे नहीं जाते। तो हमें जो 8 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग है, AT है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इशिकावा डायग्राम है, उसके थ्रू हमें पहले आइडेंटिफाई करना है तमाम रीजंस को, और उसके बाद फिर हमने जाके उसको रूट कॉज के ऊपर जाके हमने उसको हिट करना है और रूट कॉज को खत्म करना है। तो ये जितने भी आपने चीजें मेंशन की हैं, ये सारी की सारी इंडस्ट्री के अंदर दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम हर चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि आपको प्रॉपर सपोर्ट मिले, आपको प्रॉपर डाटा मिले, आपको प्रॉपर ग्राउंड मिले, आपको टाइम मिले, आप जाके उस प्रॉब्लम को किल कर सकते हैं। और मैं अगर अपनी मिसाल दूं अपनी इंडस्ट्री में, तो हम सबसे ज्यादा PDCA कर रहे होते हैं, प्लान डू चेक एक्ट, यही 8 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसको हमने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि हमारे पास कोई भी इशू आता है तो हम सबसे पहले PDCA करते हैं, RCA जिसे हम कहते हैं, रूट कॉज एनालिसिस। तो उसमें हम प्रॉपर प्लान बना के उसको करते हैं, ताकि वो चीज, वो PDCA जो जिस करने के बाद अगर आपका वो दोबारा प्रॉब्लम अकर हो जाता है तो PDCA इज नॉट कंप्लीट, या यू आर मिसिंग समथिंग इन दैट PDCA। तो आपको उस PDCA को, लूप को क्लोज करना है, और ताकि दोबारा वो प्रॉब्लम ना आए। तो हम अपनी इंडस्ट्री में यही कह लें 8 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, 8D, इशिकावा डायग्राम, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्री, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी कौन-कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं जो जिन्होंने आपको अभी तक हेल्प किया है और आपकी फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती रही हैं? और कौन-कौन सी उनमें से ऐसी हैं जो पाकिस्तान से आपने सर्टिफिकेट लिए हैं, और कौन सी जो आपने आउट ऑफ द कंट्री जाके वो की हैं? देखिए जी, एक तो नॉस प्रोग्राम था जो कि मैंने श्रीलंका से इंटरलूक के प्लेटफॉर्म से मैंने सीखा था, और उसको मैंने अपने तमाम जहाँ जहाँ मैंने काम किया इंडस्ट्री में वहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया है। दूसरा हमारा मैंने थाईलैंड में एक लीन फोरम के ऊपर ट्रेनिंग की थी, उसको हमने वापस आके अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया। फिर इसी तरह जापान से हमने ट्रेनिंग की थी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम TPS के ऊपर, और उसको फिर हमने आके प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया एक कंपनी के अंदर जहाँ मैंने काम किया। वहाँ पे फिर हमने उस, जो हमारा विप था वो 16 लाख विप था, उस 16 लाख को हमने 4 लाख विप पे लेकर आए। तो ये बहुत बड़ी मतलब एक चेंज थी जो कि हमने सीखा बाहर की कंट्री से, और वापस आके हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, और पाकिस्तान और उस कंपनी को हमने फायदा दिया। तो इसी तरह जी। कोई ऐसी केस स्टडी, कोई ऐसी एग्जांपल दें कि आपके ने मतलब कोई लॉस रिड्यूस किए हो इन और किसी तरह इंडस्ट्री को फायदा हुआ हो, एक रियल मतलब एक एग्जांपल जिससे एक वो जा सके लोगों को, जरा एक आपके रियल टाइम एग्जांपल से। मैंने जी डिफरेंट कंपनीज में काम किया और हर कंपनी में मैंने लॉस एलिमिनेशन पे काम किया है। मतलब मेरा फोकस जो था वो सबसे ज्यादा फोकस होता है वेस्ट के ऊपर, कि हमारे किस किस प्रोसेस में कितनी कितनी वेस्ट है, प्रोडक्ट और प्रोसेस। ठीक है,
कि हमारा अगर हमारी प्रोडक्ट में जो हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके बनाने में जहाँ पे हमारी वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा है, हम उसको फोकस करते हैं और फिर प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि प्रोसेस जो है ना, उसको जब तक हम इम्प्रूव नहीं करते तो भी आप उस अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। तो इन दोनों चीज़ों को, प्रोसेस में और प्रोडक्ट में, हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो कोई रियल टाइम एग्जांपल अगर आप कोई देना चाहें? रियल टाइम एग्जांपल ये है कि अगर आपको मैं बताऊं कि मैंने इम्प्लीमेंट किया था जस्ट इन टाइम, और उसमें हमने फिर जितनी भी हमारी स्पेसेस थी ना, वो हमने वेकेंट की थी। स्पेसेस जो कि कवर्ड स्पेस होती है, और वो लाखों की मालियत की वो स्पेसेस थी। लाइक मैं अब नंबर नहीं कोट करना चाह रहा। तो इसी तरह हमने एक और कंपनी है, उसमें मैंने काम किया। तो मैंने जैसे आपको विप का बताया, मैंने उसमें विप प्रोड्यूस किया। फिर एक तीसरी कंपनी में मैंने मैन पावर के ऊपर काम किया। मैन पावर एक बहुत बड़ी वेस्ट है। आप अगर आर्ट वेस्ट की बात करें तो अंडर यूटिलाइज मैन पावर एक बहुत बड़ी वेस्ट है, उस पर मैंने काम किया। तो इसी तरह अभी जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और लॉस एलिमिनेशन के ऊपर हमने बहुत सारे लॉसेस कम किए हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आपने लॉसेस कम कर दिए तो दोबारा वो लॉसेस होने नहीं चाहिए। हम फिर उसको मिस्टेक प्रूफ बनाते हैं, ताकि वो हम वापस ना जाए, आगे की तरफ जाए। तो ये 4-5 इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर मैंने काम किया, और मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, और उससे फिर मुझे रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आप एक यूथ को किस तरह, एक जो यंग लोग हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे, एक एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे एज अ सीनियर? देखें जी, ये जो जनरेशन है ना, ये जनरेशन जी है, जिसके साथ आज हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इस जनरेशन में पैशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पैशनेट है, अग्रेसिव है, और कह लें कि इनके पास नॉलेज भी है इस मतलब। तो ये जो नॉलेज वाली बात है मैंने आपको की, और पैशन वाली बात की, यही चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। आप घर में हैं, आप अपने एंटरप्रेन्योर हैं, आप इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप जहाँ पे भी हैं, आप पैशनेट होकर काम करें, ठीक है। और नॉलेज आपके पास होना चाहिए जो भी आप कर रहे हैं। फिर डिफरेंट पहले सीखें, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। बगैर सीखे किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना करें। अगर आप इंडस्ट्री में आते हैं तो पेशेंस इज द की। आप एमटीओ आए हैं तो आपको पेशेंस से सीखना है। आप जल्दी ना करें, क्योंकि हमारी ये जो जनरेशन जी है, ये रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी चाहती है। ये चाहती है कि हम फौरन से पहले रिजल्ट्स ले लें और हम एक पोजीशन पे पहुंच जाएं। तो उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए पहले आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज सीखनी है। पहले प्रोसेस को सीखना है, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फिर आपका एक साइकिल टाइम है, एक साइकिल टाइम के मुताबिक आप अपनी उस पोजीशन पे पहुंचेंगे। तो मेरा तमाम जितने भी नौजवान हैं उनको मेरा ये मैसेज है कि आप पेशेंस के साथ पहले लर्न करें, फिर आप इंशाल्लाह अर्न करेंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो उसके लिए आपको पहले सीखें और फिर आप इम्प्लीमेंट करें, आप कभी नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह। और तीसरी बात कि आप हमेशा जो भी काम करें उसको सोच समझ के करें, और उसका रिजल्ट्स आपके दिमाग में हो। ऐसा ना हो कि आप कोई भी काम करने जाएं और आपके अंदर आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन आपने एंड रिजल्ट नहीं देखा कि यार मैंने पहुंचना कहाँ, मेरी मंजिल क्या है। तो पहले आप अपना टारगेट बनाएं, और टारगेट बना के उस टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करें। और कुछ भाई नहीं कि आजकल जो हमारे जितने भी आजकल के बच्चे हैं वो सब के सब, और स्पेशली फीमेल्स, मैंने फीमेल्स के साथ काम किया, मेरे पास फीमेल्स हैं, और दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब जस्ट बिकॉज दे आर पैशनेट। और वो प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर अंदर तक घुस के वो उसका रूट कॉज निकाल के लेकर आती हैं, या वो उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आती हैं। तो मेरी तमाम यूथ से, जितने मेल फीमेल दोनों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जब भी इंडस्ट्री में आए, आप लोग पेशेंस रखें और चीज़ों को सीखें, और सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह आप अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएं। जी। So it has been immense pleasure for me to talking to you. It was a great session. I have learned a lot of things. आपने बात की इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स के बारे में, आपने उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात की, आपने सीपैक को लेके बात की, और आपने अपने वसी तजर्बे से आपने उनके सॉल्यूशन के ऊपर भी जो है ना गाइड किया। यूथ को आपने गाइड किया कि किस तरह चलना है और किस तरह आपने साइकिल टाइम होना चाहिए। तो with that being said, we are closing the session. Thank you so much, Mr. Mudassir Hassan Saab, for your presence. It really is a great honor for us. थैंक यू।